हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई हमारे काफी सारे एमबीए एंट्रेंसेस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके का सेक्शन आता है जिसमें यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और जब मैं बात करता हूं करंट अफेयर्स की, तो लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसके साथ ही अगर आपके एंट्रेंस में करंट अफेयर्स नहीं भी आती, तो आपके जीडी में आपके इंटरव्यू के टाइम पे ये करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि यहां से काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें जितनी भी बातें, जितनी भी करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके आप नोट्स प्रॉपर्ली बना लो। एंड अगर आप डायरेक्ट शॉर्टकट नोट चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है स्टडी बस एजुकेशन के नाम से। वहां पे मैंने सारे के सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन पोस्ट को हाईलाइट बना सकते हो एंड कभी भी अपना रिवाइज कर सकते हो। एंड यहां पे मैंने मंथ बाय मंथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जनवरी से लेके, वो सारी की सारी आपको कराई है, जिससे आपका काफी ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है ये कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड रिवीजन वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो एंड आपके लिए और भी कंटेंट बना पाए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी जितनी भी रिवीजन वीडियोस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कॉलेजेस के फॉर्म एंड कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जो एक एमबीए एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं एंड जितनी भी वीडियोस हैं, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन। यहां पे भाई आपको रिवीजन नोट्स मिलते रहते हैं, जनरल नॉलेज के, मैथ्स के, फॉर्मूले के, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स के। तो जाके सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, ताकि कोई भी चीज आपसे मिस कभी ना हो। एंड अगर आप एमबीए के एस्पिरेंट हो तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हो। आप इंडिविजुअल पेन ड्राइव कोर्स भी ले सकते हो, क्वांट का, वर्बल का, एलआरडीए का, जीके का। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट या कॉम्बो एमबीए भी ले सकते हो, जिसमें आपको जीडीपीआई वैट साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस पेन ड्राइव कोर्स में आपको सारे के सारे लेक्चर कराए जाते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाते हैं, पूरी की पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है। एंड इसके साथ ही आपको मिलता है आपका स्टडी प्लानर और पोर्टल, जिसमें आपके टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स एंड फुल लेंथ मॉक्स इंक्लूडेड होते हैं। तो इस पेन ड्राइव कोर्स को करने के बाद आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, कोई भी बुक नहीं चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए। फुल फ्लेजेड आपके कैट एंड एमबीए प्रिपरेशन में ये कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो पेन ड्राइव कोर्स में क्या क्या चीजें मिलती है, तो आपको पता है हर एक टॉपिक के आपको वीडियोस मिलते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। जो पोर्टल होता है उस पर हर एक टॉपिक का टेस्ट होता है बेसिक एडवांस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। वीकली आपको जीके करंट अफेयर टेस्ट मिलता है। एंड इसके साथ ही अगर आप फुल लेंथ मॉक्स देखना चाहते हो, तो कैट के मॉक्स, स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, एक्सजीएमटी, पीजीडीबीए, हर एक एग्जाम के मॉक्स आपको मिलते हैं। पेनड्राइव कोर्स की जो किट होती है उसमें आपको स्टडी प्लानर भी मिलता है, जहां पे आप अपनी डेट सेट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके डेली गोल्स आते रहते हैं। तो आप अपनी वीडियो देखो, टॉपिक को प्रैक्टिस करो, अपने डेली गोल्स को मीट करो एंड अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट लेवल पे लेके जाओ। तो इस पेनड्राइव कोर्स में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप इस कोर्स के बारे में कुछ और जानना चाहते हो, तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, 9958937705 पे आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। एंड जो आपकी पेन ड्राइव किट है, अगर आप ऑर्डर करते हो विद इन 7 to 8 डेज आपके घर पे वो आ जाती है, जिसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो नाउ। तो अब अगर बात करें हम करंट अफेयर्स की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। देखो, टेनिस की दुनिया में 4 मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं जिसके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन एंड फ्रेंच ओपन। तो इन चारों टूर्नामेंट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 फिनिश हुआ, उसमें जो मेंस सिंगल्स है वो जोकोविच ने जीत लिया है एंड डोमिनिक को हराया है। तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कौन विनर रहा, और यह भी पूछा जा सकता है कौन रनर अप रहा। एंड अगर मैं विमेन सिंगल की बात करूं, तो सोफिया केनिन ने हराया है किसको? गार्बिन को। तो सोफिया केनिन पहली बार जीती है अवार्ड एंड जोकोविच काफी बार ऑलरेडी जीत चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, तो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट
कंपनी मानी जाती है टेक फील्ड में, एक बहुत ही रेप्यूटेड नेम है, उसके जो सीईओ हैं वो एक इंडियन ओरिजिन पर्सन बन गए। तो आप देखोगे ग्लोबली काफी सारी कंपनीज हैं जिसके जो सीईओ है वो इंडियन बनते जा रहे हैं। तो अभी आईबीएम के जो भी सीईओ हैं वो भी इंडियन बन गए, अरविंद कृष्णा, एंड वो रिप्लेस करेंगे किसको? वर्जीनिया रोमेटी को। ठीक है, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन कौन सी ग्लोबल कंपनीज याद है जिनके सीईओ इंडियन ओरिजिन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर, वो है हमारी बेंगलुरु बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक हिट सिटी। भाई जो ट्रैफिक इंडेक्स इस बार रिलीज हुआ है, ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स, उसमें जो बेंगलुरु है वो वर्ल्ड की सबसे ट्रैफिक वाली सिटी बोली गई है। सबसे ज्यादा लोगों ने ट्रैफिक जाम में टाइम स्पेंड किया है 2019 में। उसके बाद मुंबई दिल्ली भी इस लिस्ट में है, लेकिन जो टॉप में रहा है वो टॉप में रहा है बेंगलुरु। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैफिक हिट सिटी कौन सी है, तो वो है बेंगलुरु। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये बात सही है जो बेंगलोर के लोग हैं, या फिर इस इंडेक्स में कुछ और इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर जो मिला है वो एक इंडियन को मिला है, रानी रामपाल को, जो इंडिया की हॉकी टीम की भाई कैप्टन है। शी हैज वॉन दिस अवार्ड वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो 20 डेज का वोटिंग प्रोसेस हुआ था, उसके बाद जो विनर है वो जीती थी। तो रानी रामपाल आप याद रखना, इंपॉर्टेंट नेम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद भाई कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, न्यूज चैनल्स में आ रहा है, वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, ये चाइना से स्टार्ट हुआ था। तो इसीलिए जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोरोना वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है जनवरी 30, 2020 को। एंड WHO ने बोला है कि भाई ये एक बहुत सिग्निफिकेंट थ्रेट है, एंड लोगों को सजेस्ट किया है कि वो लोग चाइना ना जाएं। अगर आप क्वेश्चन पूछो कोरोना वायरस है क्या, तो कोरोना वायरस एक वायरस है जिससे भाई डिसीज होती है। मेजरली जो उसके सिम्टम्स रहते हैं वो आपके फीवर, चेस्ट पेन, रैपिड हार्ट बीट, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, निमोनिया, किडनी फेलियर, ये सारी चीजें रहती हैं। एंड वो भाई स्प्रेड कैसे होता है? स्प्रेड होने का चांस है अगर आप भाई एयर के क्लोजिमिटी हो या फिर कफिंग से या स्नीजिंग से। तो जो भी अगर कोरोना वायरस सफर कर रहा है उसके आसपास अगर आप हो और वो स्नीज करता है, कफ करता है, तो वाया एयर ये वायरस स्प्रेड हो सकता है, बहुत खतरनाक है। इसीलिए काफी ज्यादा प्रिकॉशंस कंट्रीज ले रही हैं। इसके बाद देखें तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया, दैट इज गति पोर्टल। इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आ सकता है। ये गति पोर्टल जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया जो 3 लाख करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं उनको स्पीड अप करना है, उनको मॉनिटर करने के लिए। कोई भी अगर कंप्लेन होगी तो वो भाई डायरेक्टली गवर्नमेंट वहां पे इंस्टेंट एक्शन ले सकती है। तो गति पोर्टल पे भाई आप देख सकते हो किस तरह से रोड प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो विप्रो के जो सीईओ, अगेन विप्रो सीईओ जो है करंट, उन्होंने रिजाइन कर दिया, अबिदली निमुचवाला ने। एंड उन्होंने कहा कि मेरे कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं, इसीलिए मैं रिटायर हो रहा हूं। अराउंड 4 इयर्स तक ही सर्व्ड एज द सीईओ ऑफ विप्रो। एंड अब उन्होंने बोला है कि वो स्मूथ ट्रांजिशन के लिए नए सीईओ को फाइंड करने में बिल्कुल हेल्प करेंगे ताकि भाई कंपनी स्मूथली चलती रहे। उसके बाद नेशनल वोटर्स डे, एक इंपॉर्टेंट डे है, इंपॉर्टेंट काम होता है वोट करना, इसीलिए नेशनल वोटर्स डे के बारे में क्वेश्चन बन जाता है। कब सेलिब्रेट होता है? सेलिब्रेट होता है 25 जनवरी को। एंड पहली बार बना था, सेलिब्रेशन हुआ था 2011 में। क्यों सेलिब्रेट होता है इसी दिन? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है, आपको पता है इलेक्शन कमीशन जो है वो भाई सारे के सारे इलेक्शंस को देखता है, कंसीडर करता है, मॉनिटर करता है। तो वो फाउंड हुआ था 25 जनवरी 1950 को। तो उसी के रिस्पेक्ट में नेशनल वोटर्स डे बनाया जाता है। मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे मैं पूछ रहा हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो नीचे बताओ कमेंट सेक्शन में। फिर देखते हैं को ब्रायंट, भाई एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जिसे बोला जाता है, ही रिसेंटली पास्ड अवे इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। तो भाई बहुत ही ज्यादा सैड न्यूज थी, काफी ज्यादा वर्ल्ड में इसको बोला गया यार एकदम से सडनली ये कैसे हो गया। एंड उस क्रैश में इनकी डॉटर भी प्रेजेंट थी, तो बहुत ही एक सैड इवेंट हुआ ये। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि उन्होंने NBA टाइटल कितनी बार जीता, तो ही वॉन इट 5 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ग्रैमी अवार्ड्स। तो ग्रैमी अवार्ड्स जो है उसमें भाई जो जीती है वो मैक्सिमम बिले एलिश जीती है। एक सडन भाई बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि भाई वो एक ही बार में, जो एक रेयर इवेंट होता है, भाई शी बिकेम द फर्स्ट आर्टिस्ट
टू विन एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर एंड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। भाई एक साथ इन्होंने चारों अवार्ड जीत लिए एंड ऐसा इवेंट बार बार नहीं होता। ऐसा लास्ट बार हुआ था 1981 में जब एक ही इंसान चारों अवार्ड जीता। तो इसीलिए भाई काफी इंपॉर्टेंट है ये। एंड आपको देखना है इससे पहले कौन जीता था 1981 में, वो थी क्रिस्टोफर क्रॉस जो ये जीता था। एंड अब जो ग्रैमी अवार्ड्स में 62nd ग्रैमी अवार्ड्स हुए हैं उसमें बिली एलिश ने ये चारों अवार्ड्स एक साथ जीते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा ये भी देख लेना बेस्ट सॉन्ग एंड रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फॉर बैड गाय जो गाना आया था। उसके बाद अगर हम देखें ह्यूमन रोबोट, जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ह्यूमन रोबोट बनाया है एंड उनका प्लान है उसको यूज करने का अपने स्पेस इवेंट्स में। तो उसका नाम क्या है वो देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, नाम है व्योम मित्र। तो व्योम मित्र जो है इट इज द फर्स्ट ह्यूमन रोबोट डेवलप्ड बाय इसरो। एंड जो ये रोबोट है ये मेजरली ह्यूमन बॉडी फंक्शन के जितने भी काम होते हैं उनके मूवमेंट्स को स्टिमुलेट कर सकता है, सिमुलेट कर सकता है, वैसे वैसे एक्ट कर सकता है। तो और ज्यादा स्टडी करने के लिए इसरो इसको अंडरस्टैंड कर रहा है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ था उसमें एक नया इनिशिएटिव लिया गया है 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव। तो उन्होंने ये करा है जिसका टारगेट क्या है कि भाई 1 ट्रिलियन ट्रीज जो है वो ग्रो करने हैं, रिस्टोर करने हैं, कंजर्व करने हैं 2030 तक। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे लड़ सके एंड बायोडाइवर्सिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। उसके बाद अगर हम देखें जो हमारी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है उसका ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंडेक्स जो आया है उसमें इंडिया की रैंक नीचे गिर गई है, 51st रैंक पे इंडिया चला गया है डेमोक्रेसी में। एंड चाइना जो है 153rd पे एंड पाकिस्तान 108 पे है। अगर हम देखें सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री पूरी दुनिया में कौन सी है तो वो टॉप 10 कंट्रीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। रैंक 1 पे है नॉर्वे, रैंक 2 पे आइसलैंड, रैंक 3 पे स्वीडन, रैंक 4 पे न्यूजीलैंड, रैंक 5 पे डेनमार्क, देन कनाडा, देन आयरलैंड, देन फिनलैंड, देन ऑस्ट्रेलिया, देन स्विट्जरलैंड। जब भी आपके इंडेक्स के क्वेश्चंस बनते हैं, रैंकिंग के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें दो चीज हमेशा देखनी है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली कि टॉप पे कौन सी कंट्री है एंड सेकंड इंडिया की रैंकिंग वहां पे क्या है। इसके बाद अगर हम देखें ब्रेक्सिट, फाइनली आफ्टर इयर्स ऑफ स्ट्रगल, काफी सारे बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, काफी सारे बीच बीच में रुकावटें आ रही थी, लेकिन अब फाइनली जो ब्रिटेन है वो अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से। 31 जनवरी को क्वीन एलिजाबेथ II ने भाई फाइनली उसे अप्रूव कर दिया है एंड इसी के साथ ऑफिशियली जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। ब्रेक्सिट आपको पता है वोट हुआ था, रेफरेंडम हुआ था जिसमें अराउंड 52% लोगों ने कहा था अलग हो जाओ, 48% लोगों ने कहा था नहीं अलग नहीं होना। लेकिन इतने टाइम के बाद अब फाइनली वो अलग हो गया है, जो रेफरेंडम था उसे इंप्लीमेंट प्रॉपर्ली कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम देखें ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020, तो जो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है उसमें जो इंडिया की रैंक है, इंडिया की रैंक बेटर हो गई है और 72nd पे इंडिया पहुंच चुका है एंड नंबर 1 पे जो है वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये वाला इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिलीज किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो बीजेपी के नए नेशनल प्रेसिडेंट बन गए कौन? जेपी नड्डा। इससे पहले अमित शाह थे, अमित शाह कंट्री के होम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो अब बीजेपी के नए नेशनल प्रेसिडेंट है जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो ये बताता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंडेक्स पासपोर्ट कौन सा है। तो इंडिया की जो रैंक है उसमें वो 84th है एंड जापान का पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है एंड उसकी रैंकिंग फर्स्ट है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो हरीश साल्वे इंडियन एडवोकेट, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द क्वींस काउंसिल। तो भाई जो ये एडवोकेट है, काफी फेमस एडवोकेट है हरीश साल्वे, उनको भाई अपॉइंट किया गया क्वीन काउंसिल फॉर द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, ठीक है। उनको ही अपॉइंट किया जाता है जिनको बहुत ज्यादा स्किल होती है, जिनको एक्सपर्टीज होती है लीगल फील्ड की, तो इसीलिए इनको ये अपॉइंट किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ही हैज बिकम द न्यू आर्मी चीफ एंड इससे पहले वो वाइस चीफ थे, ठीक है। तो ये नाम देख लेना, जो आर्मी है उसके नए चीफ कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरावने, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो भाई इस न्यूज में जोमैटो ने उबर ईट्स को एक्वायर कर लिया क्योंकि उबर का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। तो जोमैटो ने पूरा का पूरा जो उबर ईट्स के ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे एक्वायर कर लिए हैं एंड ऑल स्टॉक डील हुई है। ऑल स्टॉक डील मतलब
कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, उन्होंने जोमेटो के अराउंड 9.99% शेयर दिए हैं उबर को, एंड उबर ने पूरा जो उबर ईट्स है वो जोमेटो को दे दिया। तो जो इसका अराउंड एक वैल्यू माना जा रहा है, जो इनके शेयर है 9.99%, उसका वैल्यू लगभग लगभग $350 मिलियन, मतलब 2400 करोड़ में ये एक तरह से एक्वायर की है जोमेटो ने उबर। अगर हम बात करें तो इंडिया में आपको पता है एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, यूएस के प्रेसिडेंट ने भाई इंडिया विजिट किया था, तो वहां पे उस पूरी मीटिंग में इंडिया ने $3 बिलियन के डिफेंस डील साइन करे हैं। तो इंडिया जो है काफी सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूएस से परचेज करेगा, जिसमें MS-60 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंक्लूडेड है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो होस्नी मुबारक, जो भाई इजिप्ट के एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, जिन्होंने इजिप्ट को रूल किया 30 इयर्स तक, भाई 30 इयर्स तक रूल करा, एंड अब ही हैड डाइड एट द एज ऑफ 91। तो भाई ये जो होस्नी मुबारक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कौन सी कंट्री में रूल किया था, तो आंसर हो जाएगा इजिप्ट। ये भी पूछा जा सकता है कितने साल तक रूल किया था, तो वो हो जाएगा 30 इयर्स। उसके बाद भाई अरब स्प्रिंग हुआ था, जिसमें उन्होंने भाई अपनी पोजीशन से हट गए थे, ही वाज फोर्स्ड टू लीव फ्रॉम द रूलिंग एरिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इंडिया में नए आर्मी हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने भाई इसकी फाउंडेशन ले करी है, और ये जो हमारा नया हेडक्वार्टर बनेगा आर्मी, इसका नाम है थल सेना भवन। तो ये नाम हमसे पूछा जा सकता है कि नया आर्मी हेडक्वार्टर उसका नाम क्या है, तो नाम है उसका थल सेना भवन, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट कहा जा रहा है 5 इयर्स लगेंगे बनने में, 2025 तक ये पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा, एंड उसके बाद ये नया हेडक्वार्टर हमारा बन जाएगा। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो IBM जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके एक नए CEO बने हैं। वो क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इंडियन ओरिजिन ये CEO है, तो अरविंद कृष्णा को अपॉइंट किया गया IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का नया CEO, एंड ही विल बी रिप्लेसिंग किनी रोमेटी, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस का नाम चेंज करके कर दिया कोविड-19। तो भाई अब जो है ऑफिशियली इसका नाम है कोविड-19, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भाई चेंज कर दिया है। ये नाम जो है ये इसलिए दिया गया है ताकि भाई जो अदर ब्रांड्स है, अदर जो प्रॉब्लम्स है वो ना हो, एंड एक यूनिफॉर्मिटी पूरे वर्ल्ड वाइड बनी रहे। इसके बाद अगर हम देखें तो विप्रो CEO से रिजाइन कर दिया अबीद अली नीमोचवाला। विप्रो एक बहुत बड़ी, हमें पता है, IT कंपनी है, तो उसकी पोजीशन से रिजाइन कर दिया है, और उन्होंने बोला है मेरे फैमिली कमिटमेंट्स हैं, इस वजह से मैं ये पोजीशन छोड़ रहा हूं, बट ही विल बी हेल्पिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू फाइंड अ न्यू CEO। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑस्कर अवार्ड्स हुए हैं। ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, एंड ये जो एकेडमी अवार्ड्स है ये इस बार जो हुए हैं, इसमें जो बेस्ट मूवी मिला है, बेस्ट पिक्चर मिला है, वो मिला है पैरासाइट को। बेस्ट एक्टर जो मिला है वो जोकर के जो एक्टर है फिनिक्स, उनको मिला है। लीडिंग एक्ट्रेस मिला है रेने को जूडी मूवी के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर जो है वो मिला है पैरासाइट मूवी के लिए, जो डायरेक्टर थे बॉन्ग जून हू, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है वो ₹1 करेंसी के नए नोट प्रिंट करेगी, एंड यहाँ पे इसके नए सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। बोला जा रहा है कि जो नया ₹1 नोट होगा इसमें 15 लैंग्वेजेस मेंशन होंगी, नए नए वाटरमार्क्स होंगे, एंड साथ में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन प्लेटफॉर्म है उसकी इमेज होगी सागर सम्राट की। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी इमेज है, कितनी लैंग्वेजेस हो सकती हैं, या कौन से करेंसी नोट गवर्नमेंट नए अभी प्लान कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन की जो क्लाइमेट समिट है वो भाई कहां पे हुआ है इस बार, तो इस बार जो होस्ट कर रहा है वो कर रहा है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम विल होस्ट द UN क्लाइमेट समिट COP26 इन नवंबर 2020। और साथ में आपको ये नाम भी याद रखना है, जो इंडियन ओरिजिन आलोक शर्मा है, ये जो है भाई पूरा का पूरा लीड करेंगे क्लाइमेट टॉक्स के लिए। हमें पता है क्लाइमेट एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड में एक सीरियस इश्यू की तरह से देखा जा रहा है। तो जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं आपको ट्रैक रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके साथ ही जो इस साल बजट प्रेजेंट हुआ था, उस बजट में एक नई स्कीम को लॉन्च किया गया है, विवाद से विश्वास। तो विवाद से विश्वास जो है वो मेजरली उन लोगों के लिए है जिनको भाई टैक्स के काफी सारे, एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि उनके टैक्स डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी ये डिस्प्यूट चल रहे हैं, इन डिस्प्यूट्स को एंड किया जा सकता है इस स्कीम के अंडर, जिसमें वो भाई इंटरेस्ट और पेनल्टी पूरी वेव ऑफ कर देंगे, और लोग अपना पेंडिंग टेस्ट
जो है जितने भी पेंडिंग टैक्सेस है वो आप जमा करा सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें जो नोकिया प्रेसिडेंट है राजीव सूरी भाई, हमें पता है नोकिया एक टाइम पे बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था मोबाइल में, बट भाई क्योंकि जब एंड्रॉइड आया तो काफी सारे बड़े प्लेयर्स आ गए जिसने नोकिया को सरपास कर दिया। तो नोकिया के जो प्रेसिडेंट और सीईओ है राजीव सूरी, उन्होंने कहा है कि आई विल बी लिविंग नोकिया लेटर दिस ईयर, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि नए सीईओ अब कौन बनेंगे, तो वो है पेक्का लंडमार्क, जो भाई आपके नए सीईओ बनेंगे इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद अगर हम देखें तो भाई आपको पता चलता है कि एक इवेंट हुआ है जिससे हमें ये चीज पता चलती है कि मार्स पे वाटर की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हो जाती है। जो मेट्रॉइड सैंपल्स हैं एक बहुत ही एशियंट इंपैक्ट साइट के, उसको स्टडी किया गया एंड उसको स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि भाई जो क्रेटर फॉर्म हुआ था अर्थ पे, भाई क्रेटर का क्या मतलब हुआ कि कभी कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा जिसकी वजह से जमीन पे एक बहुत बड़ा सर्कुलर शेप में होल टाइप हो जाता है। तो उसको जब स्टडी किया गया तो बोला जा रहा है कि मार्स में शायद भाई ओशियंस और लाइफ हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग मैन थे, भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग मैन जो थे ही डाइड एट 112 की एज पर। ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है चित्सेसु वाटानाबे। तो ये जो पर्सन है ही वॉज इन जापान एंड ही डाइड एट 112 एंड ये भाई रह गए थोड़ा सा कि वर्ल्ड वाइड एवर हिस्ट्री में ओल्डेस्ट मैन का क्लेम करने में। ही वॉज लिविंग ओल्डेस्ट मैन, बट अगर आप पूरी की पूरी इतिहास देखोगे तो उसमें जो भाई आज तक की लाइफ में ओल्डेस्ट पर्सन रहे हैं वो रहे एट द एज ऑफ 116, जो भी अगेन एक जापानीज थे, उनका नाम था जीरोमोन किमोरा। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारी कंट्री के नए सीवीसी और नए सीआईसी अपॉइंट हुए हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशनल कमीशन। तो भाई जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने वो बने संजय कोठारी, और जो सीआईसी है वो बने हैं नए बिमल जुल्का। ठीक है, तो ये दोनों भाई नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि करंट कैग कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। करंट सेबी का चेयरमैन कौन है, करंट इरडा का चेयरमैन कौन है, एंड करंट ट्राई दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका चेयरमैन कौन है। चारों इंपॉर्टेंट बॉडीज हमारी कंट्री की, ये डील करती है ऑडिट में, ये भाई आपको पता है डील करती है कैपिटल मार्केट स्टॉक एक्सचेंजेस में, ये डील करती है इंश्योरेंस सेक्टर में, और ट्राई डील करता है टेलीकॉम सेक्टर को। तो ये चारों इंपॉर्टेंट बॉडीज है, इनके हेड्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं किस किस को पता है, नीचे कमेंट सेक्शन में चारों का आंसर लिखो। उसके बाद देखते हैं ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, श्री श्रीनिवासन बिकम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू लीड फेडरल सर्किट कोर्ट। तो जो श्री श्रीनिवासन है ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन जज एंड इन्होंने हिस्ट्री बना दी है बिकॉज ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन ऑफ द साउथ एशिया जो एक पावरफुल फेडरल सर्किट कोर्ट को लीड करेंगे। भाई जो सर्किट कोर्ट है ये एक तरह से मान लो जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है उसके बाद नेक्स्ट इसी का नंबर आता है। तो भाई श्री श्रीनिवासन जो है ही हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय दिस। इसके साथ ही जो नियोमी राव है उसको भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया है इस पावरफुल जुडिशरी बेंच के लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो सचिन तेंदुलकर, भाई सचिन तेंदुलकर को एक अवार्ड मिला है जिसे ऑस्कर्स ऑफ अवार्ड कहा जाता है। भाई हमें पता है ऑस्कर्स जो है वो मूवी फील्ड में दिए जाते हैं, सबसे बड़े अवार्ड्स हैं। इसी तरह से आप कह सकते हो स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो है लॉरेंस स्पोर्ट्स मूवमेंट अवार्ड। तो जो लॉरेंस स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड है वो सचिन तेंदुलकर को इस बार मिला है। किस लिए? भाई जो इवेंट हुआ था एक बहुत बड़ा 2011 में जो वर्ल्ड कप जीता था, इसके साथ ही जो सचिन तेंदुलकर का आपको पता जो कंट्रीब्यूशन रहा उन सब चीजों को देखते हुए ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्समैन एवर जिसको ये अवार्ड दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट अलाउज ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी बाय रिजेक्टिंग आरबीआई 2018 सर्कुलर। भाई जो वर्चुअल करेंसी होती थी क्रिप्टो करेंसी, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा और भी ऐसी बहुत सारी करेंसीज थी। तो आरबीआई ने पहले यहां पे बैन लगा दिया था कि इसमें आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन लिफ्ट कर दिया जिसका मतलब ये हो गया कि अब जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं एंड जो लोग यहां पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया एंड यूएस, भाई हमें पता है इंडिया में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था नमस्ते ट्रंप इवेंट, जिसमें जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो इंडिया आए थे। तो उस पूरी की पूरी मीट में भाई इंडिया और यूएस ने 1200 करोड़ की भाई डील साइन करी थी, जिसमें क्या क्या चीजें होंगी। इंडिया है साइंड 1200 करोड़ डील विद यूएस टू प्रोक्योर भाई मिसाइल प्रोटेक्शन सूट्स फॉर 2 बोइंग 777 वीवीआईपी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेन्स इंडिया जो है वो बाय करेगा
एंड इनका जो नाम रखा हुआ है वो नाम रखा हुआ है एयरफोर्स 1 एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिडल ऑफ 2021 में ये इंडिया को मिल जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भाई डील की वैल्यू कितनी है, या फिर पूछा जा सकता है उसका नाम क्या रखा गया है, या कब ये साइन हुए थे। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओडिशा बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस डिपार्टमेंट फॉर एसएचजी मिशन शक्ति। तो भाई जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, भाई वो पहला स्टेट बन गया जिन्होंने एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मिशन शक्ति। इस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी वुमेन है जो उनको सपोर्ट चाहिए पूरी उड़ीसा में, एंड अगर वो कोई चीजें करना चाहती हैं, वो अपने आप को ग्रो करना चाहती है, अपने लेवल पे कोई इनिशिएटिव करना चाहती है, तो ये जो डिपार्टमेंट है सारी की सारी वुमेन को सपोर्ट करेगा, उनको हेल्प करेगा एंड सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसके लिए बना है, तो आपको पता होना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्या नाम है मिशन शक्ति। यह भी पूछा जा सकता है कौन से स्टेट ने किया है, उड़ीसा ने किया है, ठीक है, एंड किस लिए किया है, वुमेन वेलफेयर के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गुजरात पुलिस बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेजर गन्स। तो टेजर गन्स जो है एक ऑल्टरनेटिव है लाठीज का, एंड वो इंश्योर करती है कि पब्लिक सेफ्टी बनी रहे। तो इंडिया में पहली पुलिस बन गई है जो टेजर गन को अब यूज करेगी, एंड दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ पुलिस वेपन्स। तो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी गन इंट्रोड्यूस हुई है, तो आपको पता होना चाहिए टेजर गन, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कौन सी पुलिस ने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले, तो हमें पता होना चाहिए गुजरात पुलिस, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, भाई जो कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस हुआ था उसकी वजह से भाई जो आपका बहुत ज्यादा लोड पड़ा था इकोनॉमी पे, तो जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने भाई सबसे पहले 26 मार्च को एक रिलीफ पैकेज दिया है 1.70 लाख करोड़ का, एंड किसके अंडर दिया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर। तो इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव ये है जो पिरामिड है, जो मतलब हमारे पिरामिड के बॉटम के लोग हैं जो सबसे ज्यादा इस लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस की वजह से हिट हुए हैं, उनको सपोर्ट मिल सके, उनको राशन मिल सके टाइम टू टाइम, एंड वो जो है कोरोना वायरस को फाइट कर सके। तो हमसे पूछा जा सकता है कौन से योजना के अंदर दिया है, तो हमें पता होना चाहिए पीएम गरीब कल्याण योजना। क्या पैकेज सबसे पहले दिया गया था, 1.7 लाख का, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया था। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन आर्मी लॉन्चेस ऑपरेशन नमस्ते। तो जो कोविड-19 वायरस था उसके लिए इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरावने, इन्होंने ऑपरेशन नमस्ते लॉन्च किया है जिसका इनिशिएटिव क्या है, टू प्रोटेक्ट 1.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस फ्रॉम कोरोना वायरस एंड प्रोवाइड ऑल द असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो भी सपोर्ट चाहिए इस पेंडेमिक को रोकने के लिए, उसमें इंडियन आर्मी आगे आके काम करेगी। तो इस ऑपरेशन का पूरा नाम क्या रखा गया है, नाम रखा गया ऑपरेशन नमस्ते। इसके बाद देखते हैं इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इन 2015 टू 19 सऊदी अरेबिया टॉप्स। तो भाई जो एक रिपोर्ट आई है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एनुअल रिपोर्ट, जिसमें भाई बताया गया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बन गया ड्यूरिंग 2015 टू 2019 आफ्टर सऊदी अरेबिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग क्या रही 2015 से 2019 में, तो सेकंड लार्जेस्ट इंडिया ने आर्म्स जो है वेपन्स जो है इंपोर्ट करे हैं, ठीक है, एंड सऊदी अरेबिया जो है वो आपका टॉप पे रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें मेजर किया जाता है जो सिटीजन्स हैं वो वहां के खुश हैं कि नहीं है, या फिर भाई वहां पे क्या क्या चैलेंजेस हैं, लोगों का लिविंग स्टाइल कैसा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है इस बार लेटेस्ट 2020 की, उसमें जो टॉप पे है वो फिनलैंड है। फिर से भाई थर्ड ईयर लगातार वो टॉप पे है, इसका मतलब फिनलैंड के लोग सबसे ज्यादा हैप्पी। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक 144 है, कितने में से, 156 में से। तो बहुत ज्यादा अच्छी रैंक नहीं है, मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस लेते हैं एंड दे आर नॉट हैप्पी। और वो हैप्पी ना होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपका इकोनॉमिकली हैप्पी नहीं हो, आप फाइनेंशियली हैप्पी नहीं हो, गवर्नमेंट से हैप्पी नहीं हो, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो इंडियन फुटबॉल कैप्टन है सुनील छेत्री, इनका नाम लिया गया है, इनको सेलेक्ट किया गया फॉर फीफा कैंपेन अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो भाई कोरोना वायरस के अगेंस्ट में जो फीफा है, फीफा कौन है, जो बॉडी जो पूरा फीफा वर्ल्ड कप कराती है, फुटबॉल को मैनेज करती है। तो एग्जाम में आपसे फीफा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। एंड इसके अलावा जो 28 मेंबर्स थे उसमें से सुनील छेत्री को सेलेक्ट किया गया है ताकि भाई वो लोगों में प्रमोट करें कि भाई वो लोग जो है घर पे रहें, लोगों को टच ना करें, सैनिटाइज रहें,
सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो ये सारी चीजें प्रमोट करने के लिए सुनील छेत्री को सेलेक्ट किया गया आउट ऑफ 28 मेंबर्स। तो एक तरह से आप बोल सकते हो इनका रोल है एक अवेयरनेस क्रिएट करना बाय लॉन्चिंग पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है किसको सेलेक्ट किया गया था, तो पता होना चाहिए सुनील छेत्री को। इसके बाद अगर हम देखें तो नॉर्थ मैसेडोनिया ऑफिशियली ज्वाइंस नाटो एज इट्स 30th मेंबर। नाटो क्या है भाई? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी का पार्ट बन गया है नॉर्थ मैसेडोनिया एंड 30th मेंबर बन गया है अभी ये। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नाटो में लेटेस्ट मेंबर कौन ऐड हुआ है, आंसर होना चाहिए नॉर्थ मैसेडोनिया। पूछा जा सकता है क्या नंबर था, तो पता होना चाहिए 30th मेंबर। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है नॉर्थ मैसेडोनिया किसका पार्ट बना है, आपको पता होना चाहिए नाटो का। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ नाटो। तो आपको नाटो वाली सारी कंट्रीज पता होनी चाहिए जो मैंने यहां पे आपके लिए लिख दी है। तो अगर आप देखोगे ये 29 कंट्रीज हैं एंड 30th कंट्री आपकी ये ऐड हो गई है। तो इनके नोट जरूर बना लेना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो भाई 10 स्टेट बैंक जो है इनको 4 में कन्वर्ट कर दिया गया 1 अप्रैल से। तो आरबीआई जो है उसने कहा कि एफिशिएंसी बढ़े पब्लिक सेक्टर की। आरबीआई ने बोला कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स है उसमें भाई थोड़े से कंप्लायंसेस आसान हो जाए, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, 10 बैंक्स को मर्ज करके एक तरह से 4 बैंक में चेंज कर दिया है। तो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा बैंक किसके साथ मर्ज हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोलूं पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक में आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों अब इसका पार्ट बन गए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास है सिंडिकेट बैंक। जो सिंडिकेट बैंक है वो कैनरा बैंक का पार्ट बन गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो आपका आंध्रा बैंक है, जो आपका आंध्रा बैंक है वो किसका पार्ट बन गया है, वो बन गया आपका यूनियन बैंक का। एंड इसी तरह से अगर हम देखें इलाहाबाद बैंक, वो आपका पार्ट बन गया इंडियन बैंक का। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कौन से बड़े बैंक का पार्ट बन गया, या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किसका पार्ट बन गया, सिंडिकेट बैंक किसका पार्ट बना है। तो ये आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे 10 बैंक है और इन 10 बैंक से अब कौन से फाइनल 4 पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक रह जाएंगे। इनका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि अगर हम बैंक्स को मर्ज कर देंगे कॉस्ट कम आएगी, आरबीआई को रेगुलेट करना आसान होगा, बैंक्स की जो फंक्शनैलिटी है वो और बेटर हो जाएगी। एंड यही सारा का सारा मोटो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो टाइम मैगजीन, जो टाइम मैगजीन है उसने इंदिरा गांधी एंड अमृत कौर को 100 वुमेन ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट में नाम ऐड किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है टाइम वुमेन में कौन कौन सी 2 इंडियंस हैं जिनका नाम आया है, तो आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी एंड अमृत कौर। तो अगर हम यहां पे देखें तो दे हैव क्रिएटेड 100 न्यू कवर्स और इनके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, 100 वुमेन ऑफ द ईयर। तो 1920 से 2019 तक इन 100 ईयर्स में कौन कौन सी एक वुमेन थी जिसका बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रहा वर्ल्ड वाइड में या फिर कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट करी। तो इंडिया की फ्रीडम फाइटर अमृत कौर को भाई वुमेन ऑफ द ईयर 1947 बनाया गया एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को वुमेन ऑफ द ईयर 1976 बनाया गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो नोकिया कंपनी जो है उसका जो सीईओ है वो रिप्लेस हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले इंडियन एक सीईओ था राजीव सूरी, बट अब इंडियन की जगह 1 सितंबर 2020 से नोकिया का सीईओ चेंज हो जाएगा, पेका ये बन जाएगा नई सीईओ एंड ही विल बी टेकिंग चार्ज फ्रॉम 1 सितंबर 2020। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेका कौन सी कंपनी का सीईओ बना है या फिर किसको रिप्लेस किया है, या राजीव सूरी पहले किसके सीईओ थे। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ऐसी कौन सी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज कंपनीज हैं जिनका इंडियन बेस्ड सीईओ है। जैसे अगर मैं गूगल की बात करूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, तो ऐसी कौन कौन सी आपको लगता है ग्लोबल कंपनीज हैं एंड कौन कौन से सीईओ सबसे ज्यादा है। जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा कंपनीज और सबसे ज्यादा इंडियन ओरिजिन सीईओ करेक्ट होंगे उनको हम लोग वहां पे नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेंटर है, सेंटर ने भाई अजय भूषण पांडे को नया फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो भाई जो अगर आप देखोगे जो एसीसी है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, इन्होंने अप्रूव कर दिया है अजय भूषण पांडे को एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हमसे पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री के नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो हमें आंसर पता होना चाहिए अजय भूषण पांडे। तो भाई हमें दे रखा है भारत मार्केट। भाई इंपॉर्टेंट आपके सामने करंट अफेयर है वो ये है कि जो आपकी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक पोर्टल मार्केट प्लेस लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है भारत मार्केट, जो एक तरह से नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होगा एंड सारे के सारे जो रिटेलर्स होंगे वो यहाँ पे रजिस्टर अपने आप को
कर सकते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी इंडिया में रिटेल ट्रेडर्स हैं उन सबका एक प्लेटफॉर्म बन सके, एंड एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि काफी ह्यूज नंबर्स में रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जो रिटेलर्स के लिए लॉन्च किया गया, उसका नाम है भारत मार्केट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। या फिर पूछा जा सकता है भारत मार्केट जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो किसके लिए लॉन्च हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए रिटेल ट्रेडर्स। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यूएसजीएस, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने पहला कॉम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिकल मैप मून का रिलीज किया। जैसे भाई अर्थ का जियोलॉजिकल मैप है, वैसे ही मून का पहला जियोलॉजिकल मैप जो है वो रिलीज हुआ, आप यहां पे देख सकते हो। इस मैप की हेल्प से जो अदर अदर कंट्रीज है जिनको भाई मून के ऊपर कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट करने हैं, तो यहां से उनको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसने जियोलॉजिकल मैप रिलीज किया है, तो आंसर पता होना चाहिए यूएसजीएस। इसके बाद अगर हम देखें तो एनएएम समिट, भाई एनएएम समिट है नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट। इसमें पीएम जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने 2014 से उन्होंने एनएएम समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट इस बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें बताया कि किस तरह से भाई पेंडेमिक जो कोरोना वायरस है उससे कैसे फाइट किया जा सकता है, कैसे उससे ओवरकम किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार जो समिट हुई है उसमें चेयर किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए जो प्रेसिडेंट है इल्हाम अलीयेव, जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भाई पूरा का पूरा ये मॉडरेट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, या फिर हम बोल सकते हैं इन्होंने चेयर किया था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एवर ये पीएम मोदी ने पार्टिसिपेशन किया था नॉन अलाइंड मूवमेंट की समिट में, और ये एक वर्चुअल समिट थी जो आपकी कॉन्फ्रेंसिंग के हेल्प से की गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में वो चेंज हो गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको नाम पता होना चाहिए, टीएस तिरुमूर्ति। तो टीएस तिरुमूर्ति जो है ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर, और आप बोल सकते हो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन ऑन अप्रैल 29। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, जो रिटायर होने वाले हैं, तो आपको नया नाम पता होना चाहिए। इन सबके नोट्स हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, स्टडी बस एजुकेशन जो चैनल है, तो वहां से भी आप ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं ब्रिक्स, भाई ब्रिक्स जो है आपकी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्रीज की एक बॉडी बनी हुई है। तो ये जो ब्रिक्स नेशन है इन्होंने अपना एक बैंक बना रखा है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो इन 5 कंट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहां से ओवरकम करने के लिए सपोर्ट करता है। तो जो ब्रिक्स नेशन है इन्होंने एग्री किया कि $15 बिलियन का एक कॉर्पस बनाएंगे ताकि जो इकोनॉमीज हैं जिनको भी पैसा चाहिए वो पैसा ले सके टू फाइट कोरोना वायरस पेंडेमिक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका कितना पैसा इन्होंने एलोकेट किया है और किस पर्पस के लिए किया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड। भाई जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च है इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें पता चला है कि यूएस और चाइना के बाद इंडिया अब पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट स्पेंडर बन गया है जो मिलिट्री में इन्वेस्ट करता है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो बोथ पाकिस्तान एंड चाइना है उनसे कोई ना कोई बॉर्डर पे कभी ना कभी कोई राइवलरी चलती रहती है। इस वजह से इंडिया ने अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। तो यूएस टॉप पे है, चाइना, और उसके बाद अब इंडिया आ गया पूरे वर्ल्ड में नंबर 3rd पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंडिया में होनी थी, लेकिन इंडिया ने उसके राइट्स जो है वो लूज कर दिया। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इंडिया ने जो होस्ट फी पे करनी थी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को वो पे नहीं कर पाया, तो इसीलिए इंडिया से अब मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग राइट छीन लिए गए हैं। एंड अब वो कहां पे होंगे, वो अब होंगे सर्बिया में। तो इंडिया को भाई पैसे देने थे, होस्ट फी देनी थी जो इंडिया नहीं दे पाया, एंड इस वजह से जो अब वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है मेंस की वो सर्बिया में कंडक्ट की जाएगी। इसके बाद अगर हम देखें तो आपने टॉम एंड जेरी का नाम सुना होगा, काफी ज्यादा एक पॉपुलर शो रहा है। तो टॉम एंड जेरी और उसका जो पोपई वाला कार्टून सीरीज था, इनके जो डायरेक्टर थे जीन डेच, इनके भाई ये पास अवे हो गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है इनके डायरेक्टर कौन थे या फिर इन्होंने कौन कौन से पॉपुलर शोज डायरेक्ट किए थे। इसके अलावा 1960 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था अपनी मूवी, कौन सी मूवी के लिए, मुनरो के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपनी नोटबुक में लिख लेना। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूएस ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन बिलो यूएसडी जीरो मार्क, मतलब जो यूएस के ऑयल प्राइसेस है बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गए। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भाई ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नेगेटिव में यूएस डॉलर में इनका प्राइस फॉल होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑयल का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन बायर कोई नहीं। इसके पीछे रीजन क्या है, पूरी दुनिया में जो भाई बिजनेस एक्टिविटीज हॉल्ट पे है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई हो नहीं रही है। इस वजह से भाई सारे के सारे जो
एक्टिविटीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडस्ट्रीज है, उनको इतनी डिमांड नहीं है, तो ना ही डिमांड है और प्रोडक्शन ज्यादा होता जा रहा है, जिस वजह से इनका जो प्राइस है वो नेगेटिव में चला गया है। तो ये पहली बार हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो एक बहुत सीरियस कंसर्न था जिसको अब डील किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत बड़ी एक डील हुई है, फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म का 9.99% शेयर होल्डिंग खरीद लिया है एंड कितने पैसे उसके लिए पे करें, अप्रोक्सीमेट 43474 करोड़ रुपए पे करे हैं। तो इस तरह से एक विन विन सिचुएशन बन गई है फेसबुक और जियो दोनों के लिए, क्योंकि जियो प्लेटफॉर्म्स के पास भी बहुत बड़ा एक कंज्यूमर बेस और फेसबुक के पास भी बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी एक्वायर किया हुआ है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो जियो का एक मिशन है कि जियो अपना जियो मार्ट स्टार्ट करना चाहता है टू कॉम्पीट विद Amazon एंड फ्लिपकार्ट। तो जियो मार्ट जो है वो आएगा और जियो मार्ट में जो पेमेंट्स होगी वो व्हाट्सएप के थ्रू इंटीग्रेट हो जाएगी, तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन व्हाट्सएप भी बन जाएगा एंड जियो को भी इजी एक्सेस मिल जाएगा एंड फेसबुक को भी, जो इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट है, जो रेडीमेड कस्टमर्स हैं जियो के, उनका एक्सेस मिल जाएगा। तो एक विन विन सिचुएशन दोनों की बन चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। मतलब जो ये दो पोर्टल्स हैं ये बेसिकली लॉन्च क्यों किए गए हैं, ये कहे गए हैं रूरल एरियाज के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो भाई जो भी आपका काम होता है, जैसे आपका पंचायती राज का अकाउंटिंग बेस्ड काम हो गया या फिर जो भी कैरिड आउट हो रही है जितनी भी एक्टिविटीज विलेजेस में, उनका एक ट्रैक रखना, तो इस वजह से ये दो प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है एंड इनका पर्पस है टू अपलिफ्ट एंड टू डेवलप द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से दो पोर्टल्स लॉन्च हुए हैं रूरल एरियाज के लिए, तो आपको पता होना चाहिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व स्कीम। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक जो कैंपेन है आई एम बैडमिंटन कैंपेन, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है उन्होंने पीवी सिंधु को वन ऑफ द एम्बेसडर बनाया अपना, कौन से कैंपेन का, आई एम बैडमिंटन कैंपेन। इस कैंपेन का पर्पस क्या है कि भाई ये लोग ये कैंपेन प्रोवाइड कर रहा है कि जितने भी बैडमिंटन प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल क्लीन खेले, ऑनेस्ट खेले एंड इस वजह से वो गेम की रिस्पेक्ट को बनाए रखे। तो इसीलिए ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में किसको इसका एम्बेसडर बनाया गया था, या फिर पीवी सिंधु को कौन से कैंपेन के लिए एम्बेसडर बनाया गया था, या इस कैंपेन का पर्पस क्या है। तो दोनों तीनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो जो इंडेक्स होता है ये इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो प्रेस है आपकी कंट्री में, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे मीडिया हो, इनके पास कितनी फ्रीडम है। तो इंडिया की जो रैंक है वो 142 पे ड्रॉप हो गई है आउट ऑफ 180। तो 180 कंट्रीज में सर्वे किया गया था जिसमें इंडिया की रैंक 142 है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इंडिया के पास फ्रीडम नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रेस। इसके पीछे रीजनिंग ये दी गई थी कि जो जम्मू कश्मीर का पूरा एक तरह से लॉकडाउन किया गया था, वहां पे प्रेस नहीं जा पा रही थी, एक्चुअल चीज नहीं पता चल पा रही थी, इस वजह से इंडिया की रैंकिंग थोड़ी सी गिरी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नासा जो है वो फर्स्ट क्रूड यूएस मिशन भेज रहा है स्पेस स्टेशन पे सिंस 2011। तो 2011 के बाद अब उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई वो अपने एस्ट्रोनॉट्स बॉम्ब बैंकेन एंड डॉग हल्ली को आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजेंगे। तो 2011 के बाद अब ये पहली बार है जब ये रॉकेट जो है एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, जैसे हमारे बीच में जैसे कोई हमें लंबी जर्नी ट्रैवल करनी होती है तो बीच में स्टेशन आते हैं, ऐसे ही स्पेस में भी स्टेशन बने हुए हैं कि कभी कोई एयरक्राफ्ट जाए तो वहां पे रुक सकता है एंड देन वो आगे की अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकता है। तो इसी तरह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनते हैं। तो अब नासा जो है अपने एस्ट्रोनॉट्स को वहां भेज रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए बॉम्ब बैंकिंग एंड डॉग हर्ली। इसके बाद अगर हम देखें तो आरोग्य सेतु जो ऐप है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ऐप बन गई है जिसके 50 मिलियन यूजर्स टच हुए हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट 50 मिलियन यूजर्स, मतलब इतने लोगों ने डाउनलोड इस ऐप को कर लिया है एंड ये ऐप हम सबको पता है, टीवी में भी काफी बार आया है। आरोग्य सेतु ऐप जो कोविड 19 को ट्रेस करने के लिए बनी है, कोविड 19 को ये एक तरह से ट्रैक करने के लिए बनी है एंड इस ऐप का ऑब्जेक्टिव यही है कोरोना वायरस से जो लोग हैं जो एक दूसरे से टच में आते हैं उनकी डिटेल्स निकल सके एंड एक तरह से इस पेंडेमिक को स्टॉप किया जा सके। तो आपसे पूछा जा सके पूरी दुनिया की फास्टेस्ट ऐप कौन सी बनी थी जिसने 50 मिलियन यूजर्स को टच किया था, तो विद इन 13 डेज इंडिया जो है फर्स्ट टाइम ज्यादा यूजर्स हो गए रूरल एरियाज में देन अर्बन एरियाज। आईएएमआई की रिपोर्ट आई है जिसमें आपको ये अपडेट मिलता है एंड अगर आपको ये सारी करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए
तो इंस्टाग्राम चैनल स्टडी बस एजुकेशन फॉलो कर लेना, वहां पे आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू डिजिटल इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें पता चला है कि भाई आपके रूरल एरियाज में 227 एक्टिव यूजर्स रहे, विच इज मोर देन द अर्बन यूजर्स। तो आपको यहां पे IAMI की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और यह भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा पहली बार इंटरनेट यूजर्स रूरल में कब हुए थे। तो आपको पता होना चाहिए मई 2020 में। साथ में स्टेट लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि भाई दिल्ली में सबसे ज्यादा टॉप इंटरनेट का पेनिट्रेशन रहा है। सेकंड नंबर पे बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए अपडेट है जो हुआ है वो ये है कि विप्रो का जो CEO और MD है वो रिप्लेस हो गया। भाई बिजनेस अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, क्योंकि जो पहले विप्रो के CEO रहे हैं वो रहे हैं अबिदाली निमूचवाला, इसको रिप्लेस कर दिया। इन थियरी डेलापोर्टे विल बिकम द न्यू CEO। तो आपसे पूछा जा सकता है पहले कौन था, एंड इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि करंट जो आपके CEO बने वो पहले कौन सी कंपनी में। तो आपको पता होना चाहिए कैपजेमिनी से वो आए हैं। एंड नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि विप्रो के अलावा जो हमारी टॉप IT कंपनीज है इंफोसिस एंड TCS, इनके करंट CEO और MD कौन है। देखते हैं कितने लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में पता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहां पे निकल के आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पता चलता है कि जो अर्जुन मुंडा है, हु इज यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया गोल प्रोग्राम। गोल प्रोग्राम का मतलब क्या है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम, जिसका पर्पस क्या है, जिसका पर्पस है जो ट्राइबल एरियाज के यूथ है उनको डिजिटली आपको भाई एजुकेट करना है, लिटरेट करना है। एंड इससे क्या होगा, उनको नई स्किल्स मिलेंगी, नए सेक्टर्स में वो एंटर कर सकते हैं, जिससे हमारा फ्यूचर और बेटर हो सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पर्पस क्या है, किसने इसको लॉन्च किया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई IBP मतलब इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ने एक सर्वे कंडक्ट किया, ओपन बजट सर्वे 2019, जिसमें यह देखा गया कि इंडिया में और बाकी कंट्रीज में ट्रांसपेरेंसी कितनी है। तो उसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 53rd रैंक आउट ऑफ जो टोटल 117 नेशन है। और जो कंट्री टॉप पे रही है वो रही है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो 100 मार्क्स में से मिले थे तो न्यूजीलैंड को मिले 87 मार्क्स और इंडिया को मिले 49 मार्क्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंक क्या है ट्रांसपेरेंसी में, एंड टॉप पे कौन है, नंबर 1 पे। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TS तिरुमूर्ति को अपॉइंट किया गया एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन मतलब जो UN होता है। तो आपको यह नाम पता होना चाहिए कि भाई किसको अब अपॉइंट किया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो आंसर है TS तिरुमूर्ति। एंड किसको सक्सीड किया, इनसे पहले कौन रहे, इनसे पहले रहे सैयद अकबरुद्दीन। तो ये दोनों चीजें बहुत नाम इंपॉर्टेंट है, इनके नोट्स बना लेना। एंड अगर नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम चैनल पे मैं सारे नोट्स ये पोस्ट कर देता हूं, तो आप जा सकते हो वहां पे फॉलो कर सकते हो। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट हाईलाइट, वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने अपनी चीफ इकोनॉमिस्ट और नई वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया। तो आपको पता होना चाहिए कौन है ये। भाई एक प्रोफेसर हैं जिनको अब चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक बना दिया गया। इनका नाम क्या है, कैरमेन रेनहार्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि इनको अपॉइंट किया गया है एज द लेटेस्ट चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें तो MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने अनाउंस करा है, डेवलप करा है समर्थ, एक प्लेटफॉर्म ऐसा जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम है जिसका पर्पस है एजुकेशन टू स्टूडेंट्स, एंड किसने लॉन्च किया है, MHRD ने। इसका नाम क्या है, समर्थ नाम है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो रस्किन बॉन्ड बहुत पॉपुलर ऑथर है। तो इनकी नई बुक आई है, आपको पता होना चाहिए कि रस्किन बॉन्ड की जो नई बुक है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, इनके 86th बर्थडे पे ये बुक रिलीज हुई है। आप मुझे बताओ नीचे भाई रस्किन बॉन्ड की सबसे पॉपुलर बुक कौन सी है जो आपको पता है, ताकि भाई सबको पता चले डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नाम, एंड इस तरह से आपको सारे नाम लर्न हो जाएंगे। इसके बाद एक और बहुत बड़ी ऑथर JK रॉलिंग ने, भाई जिनको पता है भाई हैरी पॉटर ऑथर के नाम से ज्यादा जाना जाता है, इन्होंने भाई एक ऑनलाइन बुक रिलीज की है चिल्ड्रन के लिए जो भाई आपसे पूछी जा सकती है। तो इस बुक का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें भाई मेजरली स्टूडेंट छोटे बच्चों को टारगेट की गई है। ऑनलाइन बुक है जिसमें भाई जो लॉकडाउन का पीरियड रहा उसमें जो चिल्ड्रन है वो आपके एंटरटेन हो सके। तो भाई आपको इस बुक का नाम पता होना चाहिए। एंड इसके साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इनकी कोई और बुक जो भाई पहले आई हुई है। इसके बाद अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेबर डे भाई काफी इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। 1 मई को वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को
वर्कर्स डे या मे डे के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो नासा का भाई नया नाम पड़ा है, जो इनका हबल टेलीस्कोप है। तो नासा का जो नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप है, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, जिसको ये बोलते हैं डब्ल्यू फर्स्ट, आफ्टर द फर्स्ट एजेंसी, जो नासा के फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर थे नैन्सी ग्रेस रोमन, इनके नाम पे रखा गया है। नैन्सी ग्रेस रोमन जो है इट इज कंसीडर्ड एज मदर ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस के आपके बारे में बहुत सुना होगा, बहुत ही फेमस एक टेलीस्कोप है। तो इनका जो नया जो नासा का टेलीस्कोप है, इसका इन्होंने रीनेम कर दिया, और वो रीनेम किसके ऊपर रखा है, जो स्पेस एजेंसी के फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर है। ठीक है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एंड कौन है फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर ये भी आपको यहां पे पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो जैक मा, भाई वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर, अली बाबा के फाउंडर के नाम से इन्हें ज्यादा जाना जाता है। तो सॉफ्ट बैंक से इन्होंने अपने आप को रिजाइन कर दिया और ये सॉफ्ट बैंक के बोर्ड पे नहीं रहेंगे, एंड सॉफ्ट बैंक पे इन्होंने 13 इयर्स तक सर्व किया, बट अब इन्होंने इसको छोड़ दिया है। इसके बाद अगर हम देखें तो सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, जिसका नाम है मनोज आहूजा। तो मनोज आहूजा जो है वो किसको रिप्लेस करेंगे, ही विल बी रिप्लेसिंग अनीता करवाल, जिसको भाई कहीं और पोस्ट दे दी गई है, एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। तो दोनों नेम्स आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ईरान जो कंट्री है, भाई ईरान की जो करेंसी है वो रियाल है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में हो सकता है बार बार यहां पे देखो। तो ईरान की जो नेशनल करेंसी है वो अब वोट करी गई है, जो वहां के लॉ मेकर्स है उन्होंने कहा है कि नेशनल करेंसी को चेंज करेंगे रियाल से टोमान पे, एंड इसके लिए अप्रूवल हो चुका है। एंड ईरान जो है 2 साल तक दोनों करेंसी को यूज करेगा, जिसमें उसको ऑब्जेक्टिव रहेगा 2 साल में सारा का सारा रियाल करेंसी लेना है एंड टोमान से रिप्लेस कर देना है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन की भाई गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा इन स्पेस करके एक इनिशिएटिव। भाई अगर आपको पता हो हमारे इंडिया में स्पेस रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती थी वो इसरो के अंडर होती थी, बट अब यूनियन कैबिनेट ने बोला है कि ये जो बॉडी है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइज सेंटर, ये बॉडी अलाउ करेगी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी, और प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी अब एंटर कर पाएंगे, जिसका मतलब ये हो गया कि भाई अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा वास्ट हो गई। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी बॉडी सेटअप की गई है, या फिर आपसे इन स्पेस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमसे पूछा जा रहा है कि इंडियाज नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, अगर आपको पता हो जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, एंड जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो भाई एआई रिलेटेड एक इनिशिएटिव है जो भाई यूथ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडिया का जो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल उसका नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। ठीक है, इंडिया एआई के नाम से, और किसका इनिशिएटिव है ये आप देख सकते हो, इन बॉडीज का इनिशिएटिव है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपको पता हो तो स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स मिल जाए, इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है TULIP। तो भाई इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया जिसका फुल फॉर्म क्या था, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, जहां पे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में इंटर्नशिप्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई है। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे टाइम टू टाइम काफी सारी इंटर्नशिप्स अपडेट होती रहती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो वर्ल्ड का बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम का मतलब उस कंट्री में कितनी फैसिलिटीज है कि एक नई कंपनी स्टार्ट हो सकती है, एक पूरा स्टार्टअप ग्रो हो सकता है। उसमें जो इंडिया की इस साल की रैंकिंग है वो 23rd है, एंड जिन कंट्रीज ने टॉप किया है वो नंबर 1 पे है यूएस, नंबर 2 पे है यूके, एंड नंबर 3 पे है इजराइल। तो इन कंपनीज में इसका मतलब समझ सकते हो कि एक स्टार्टअप को स्टार्ट करना बहुत अच्छा है, पूरे इकोसिस्टम का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है। इंडिया की रैंक यहाँ पे 23rd है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन के आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में अगर आप जानते हो तो वहां पे 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 टेम्पररी मेंबर्स होते हैं जो हर 2 साल में रोटेट होते रहते हैं। तो इस बार इंडिया जो है उसको परमानेंट मेंबर सेलेक्ट किया गया है, नॉन परमानेंट मेंबर जो 2 साल के लिए सेलेक्ट हुआ है, मतलब एक तरह से हम लोग 21 और 22 में हम लोग यहाँ पे इसके मेंबर रहेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन सी बॉडीज, कौन कौन सी कंट्रीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है। तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको उनके नाम पता है। और इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि टेम्पररी मेंबर्स कितने हैं, तो टेम्पररी मेंबर्स 10 होते हैं जो 2-2 साल में रोटेट होते हैं, और इंडिया जो है अभी सेलेक्ट हुआ है 8th बार एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। इंडिया के साथ और कौन सेलेक्ट हुआ है, मैक्सिको, आयरलैंड,
केन्या एंड नॉर्वे। तो ये भी कंट्रीज हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बनने वाले। तो नीचे कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितनों को पता है कि पांचों सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है। इसके बाद हम देखते हैं विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी जो सेटअप की गई है वो वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये कब भाई आपका अनाउंसमेंट किया गया 23 जून 2020 को, जब ये बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भाई एक वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया को लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, ठीक है। और कहां पे सेटअप हुई है? लॉस एंजलिस में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नासा ने जो वॉशिंगटन हेडक्वार्टर है उसका रीनेम करा है किसके नाम के आगे? मैरी जैक्सन, जो फर्स्ट ब्लैक इंजीनियर एट नासा थी। तो भाई ब्लैक लाइव्स मैटर है, इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए नासा ने कहा कि जो हमारा वॉशिंगटन डीसी का हेडक्वार्टर है वो अब से मैरी विंस्टन जैक्सन के नाम पे रखा जाएगा। एंड भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बार बार कि नासा ने किसके ऊपर भाई रीनेम करा है, तो आपको ये नेम पता होना चाहिए, मैरी जैक्सन, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो ये है वर्ल्ड बैंक ने एक स्पेशल प्रोग्राम को अप्रूव किया है, प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है जिसका नाम है स्टार्स प्रोजेक्ट। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जिसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई 6 इंडियन स्टेट्स में एजुकेशन को इंप्रूव करना है। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने कितने का लोन अप्रूव किया है? $500 मिलियन का। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? स्टार्स प्रोजेक्ट। स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है? तो स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। एंड आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कौन से 6 स्टेट्स में ये भाई एप्लीकेबल होगा? तो नाम है इसका हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व जिसको हम बोलते हैं, $500 बिलियन को क्रॉस करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 5 जून 2020 को हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो 500 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं। फॉरेक्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपके? फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और इंडिया रिजर्व पोजीशन विद द आईएमएफ। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने $500 को क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंडिया ने कितने रुपए का या कितने अमाउंट का बेंचमार्क क्रॉस किया है व्हेन इट कम्स टू फॉरेक्स रिजर्व? तो आपको आंसर पता होना चाहिए $500 बिलियन का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020, तो भाई ईवाई अर्नस्ट एंड यंग जो है वो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का एक अवार्ड निकालता है हर साल। इस साल क्योंकि ये इवेंट पूरा पूरा वर्चुअली हुआ है एंड इस इवेंट में किरण मजूमदार शॉ जो बाइकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन है, इनको भाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो ये भाई इंडिया की थर्ड ऐसी पर्सनालिटी बन गई है जिसको ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर बोला गया है, आफ्टर उदय कोटक जिनको 2014 में मिला था एंड नारायण मूर्ति जिनको 2005 में मिला था। एंड शी बिकेम द सेकंड वुमेन आफ्टर ओलिविया लम जिनको 2011 में ये अवार्ड मिला था। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन निकल के आता है कि ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर 2020 आज तक इंडिया में किन किन लोगों को मिला हुआ है? तो ये 3 नाम है, उदय कोटक, नारायण मूर्ति एंड किरण मजूमदार शाह। इस साल किसको मिला है? किरण मजूमदार शॉ को। एंड वो है कौन? एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है किसकी? बायकॉन लिमिटेड की। एंड इनसे पहले कौन सी वुमेन को मिला था? ओलिविया का। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन से निकल के आते हैं, तो एग्जाम में काफी ज्यादा चांसेस है कि यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जावेद अख्तर जो बहुत ही फेमस पोएट और राइटर हैं, ही हैज बिकम फर्स्ट इंडियन जिनको कौन सा अवार्ड मिला है? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। तो ये भाई एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है एंड पहले इंडियन है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट और ज्यादा हो जाता है ये क्वेश्चन। एंड इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? फॉर हिज क्रिटिकल थिंकिंग, होल्डिंग रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड एडवांसिंग ह्यूमन प्रोग्रेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो चेयरपर्सन है, वो जो प्रेसिडेंट है वो रिप्लेस हो गए हैं, तो उदय कोटक विल टेक ओवर फ्रॉम विक्रम किर्लोस्कर। तो भाई अब आपको पता होना चाहिए CII के नए प्रेसिडेंट कौन है? उदय कोटक है। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि किसको इनको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है विक्रम किर्लोस्कर को। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पीएम मोदी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है चैंपियंस। तो इस पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है? MSME जो मिडिल स्केल और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती है, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है जिसका नाम है चैंपियंस, और साथ में ये भी पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है।
तो इसका फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी कंप्लेन आ रही है, कोई भी ग्रीवेंस आ रहा है, उस पोर्टल पे सारे के सारे एमएसएमईज के पोर्टल को सॉल्व कर दिया। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है क्या, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। ये चैलेंज लॉन्च हुआ था जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो आत्मनिर्भर का कैंपेन स्टार्ट हुआ है तो जितने भी इंडियन एप्लीकेशन उनको एक विजिबिलिटी मिले। तो जो भी बेस्ट एप्लीकेशन थी अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने अप्लाई किया था एंड यहाँ पे कैश प्राइजेस भी मिले थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एंटायर नागालैंड डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 मोर मंथ्स। तो जो आपका नागालैंड का एरिया है उसमें भाई AFSPA एक्ट के अकॉर्डिंग जो 6 मंथ्स है उसके बाद अगेन अभी तक वहां पे जो है वो आपका डिस्टर्ब्ड एरिया कैटेगराइज रहेगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई आपका कौन सी स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है फॉर 6 मोर मंथ्स। आपसे ये भी पूछा जा सकता है AFSPA इसका फुल फॉर्म क्या है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो डिक्लेयर किया गया है डिस्टर्ब्ड एरिया वो कौन से एक्ट के अंदर किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए AFSPA एक्ट 1958। ठीक है, तो एक ही इंफॉर्मेशन से काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको ये सारी अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चेंज हुआ है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी ज्यादा वेरिएशन लाएगा। जो हमारी 1986 की पॉलिसी थी उसके बाद 2020 में अब जो है पॉलिसी चेंज हुई है एंड जो आपकी HRD मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसका नाम जो है अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। ये पॉलिसी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1986 के बाद 34 इयर्स बाद अब ये रिप्लेस हुई है एंड इसको पूरा रिप्लेस किया गया ताकि जो आपकी एकेडमिक नॉलेज है उस पर कम फोकस हो के जो टैलेंट है, जो स्किल्स है उस पर ज्यादा फोकस हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इसमें कुछ लैंडमार्क डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे आप 11-12 में पहले साइंस, कॉमर्स या आर्ट सेलेक्ट करते थे, अब आप वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। आप फिजिक्स के साथ म्यूजिक ये सब सब्जेक्ट्स भी ऑप्ट कर सकते हो। इसके साथ ही कॉलेजेस में जिनका गैप हो जाता था पहले एंड उनकी पढ़ाई छूट जाती थी, अब वो वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं जहां पे उन्होंने छोड़ा। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहां पे लिए गए हैं, तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट NEP कब आई थी, कब लास्ट पॉलिसी आई थी। तो 1986। HRD मिनिस्ट्री का नया नाम क्या है तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है काफी सारे नए प्रोविजंस आए हैं, जैसे कोडिंग सिखाएंगे बच्चों को, इंटर्नशिप्स के लिए प्रमोट करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे यूज होने वाली है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूएस से जो है उन्होंने WHO से विड्रॉ कर दिया है, जिसका उन्होंने फॉर्मल नोटिस UN को दे दिया है। तो WHO के लिए अच्छी न्यूज नहीं है ये, क्योंकि यूएस जो था वो काफी ज्यादा यहाँ पे डोनेट करता था, फंड करता था WHO को। लेकिन भाई जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बोला था कि जो कोविड-19 स्प्रेड हुआ है वो इसीलिए स्प्रेड हुआ है क्योंकि WHO ने सही टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ से विड्रॉ कर लिया। अब वो वहां पे डोनेट नहीं करेंगे। तो इसके रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जैसे 1946 से यूएसए जो है इसका मेन मेंबर बना हुआ है एंड WHO कॉन्स्टिट्यूशन में 1948 से जो इसका मेंबर है यहाँ पे सबसे ज्यादा फंड करता है, अराउंड $450 मिलियन। लेकिन यूएसए ने अब 12 मंथ का नोटिस पीरियड दे दिया है कि अब हम WHO को कुछ फंड नहीं करेंगे एंड WHO ने सही टाइम पे इंफॉर्मेशन दी होती तो कोविड-19 रुक सकता था। एंड एक साल का नोटिस पीरियड इन्होंने दे दिया। जुलाई 6 2021 में इनका पूरा कोलैबोरेशन WHO से फिनिश हो जाएगा, पूरी तरह से वहां से विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट चीज देखें तो इंडिया रैंक्ड 3rd इन गेनिंग फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो फॉरेस्ट एरिया मतलब जो आपको पता होगा एक लैंड है उसमें फॉरेस्ट एरिया होता है। तो वर्ल्ड वाइड काफी सारी कंट्रीज आई थी जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम कोशिश करेंगे फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज करें, क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज क्या कर रही है, फॉरेस्ट एरिया को रिड्यूस करके वो कमर्शियलाइज पर्पस के लिए उसको यूज कर रही है। तो उस चीज को हटाने के लिए, फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज करने के लिए कैंपेन चला था, जिसमें अब पता चला है जो ये कैंपेन था पूरा का पूरा, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 3rd रही है इन गेनिंग फॉरेस्ट एरियाज ड्यूरिंग 2010 टू 2020। तो मतलब हमारा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है टॉप पे कौन कौन है जिनका सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया इन 10 सालों में, तो चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सारे के सारे नोट्स बनाते रहना एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम चैनल पे चले जाना, वहां पे हम सारे नोट्स अपडेट करते हैं, स्टडी बस एजुकेशन। तो यहां से आप सारे के सारे नोट्स को पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने 750 मिलियन का
जो डॉलर का फंड है वो इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के लिए इंडिया के लिए अप्रूव किया है। अप्रोक्सीमेट ये जो वैल्यू होगी 5600 करोड़ रुपीस। और ये मेजरली किसके लिए किया है? जो एमएसएमईज हैं। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था कोविड 19 का। तो वर्ल्ड बैंक ने पैसा एलोकेट किया है ताकि इंडिया की जो एमएसएमईज है वो यहां से ग्रो कर पाए, वापस एक बार रीबाउंड कर पाए। तो आपसे पूछा जा सकता है किसने फंड अप्रूव किया है? वर्ल्ड बैंक ने किया है। कितना फंड अप्रूव किया है? $750 मिलियन का। किसको किया है? एमएसएमईज के लिए। क्यों किया है? ताकि कोविड के इंपैक्ट से रिकवर हो सके। तो काफी सारे क्वेश्चन एक ही पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट अफेयर पे बनते हैं, तो आपको सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है, ओवरटेकिंग एक्सॉन मोबिल। तो एक्सॉन मोबिल पहले सेकंड पे हुआ करता था, यूएसए का ब्रांड है, लेकिन अब जो है रिलायंस इंडस्ट्री वो सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई पूरे वर्ल्ड में। एंड टॉप पे कौन है? टॉप पे अरामिको। तो आपको पता होना चाहिए टॉप पे कौन है? अरामिको। एंड सेकंड नंबर पे कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आईएए क्या है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि जो इसरो के चीफ हैं के सिवन, इनको ये देंगे कौन सा अवार्ड? वॉन करमन अवार्ड, जो हाईएस्ट अवार्ड होता है आईएए का। तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा डॉक्टर के सिवन को, जो इन्होंने अचीवमेंट्स करी है इसरो में रहते हुए मार्च 2021 में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वॉन करमन अवार्ड इस बार किसको मिला है, कौन इसको देता है? तो आपको पता होना चाहिए आईएए का हेडक्वार्टर कहां है? वो है पेरिस में। एंड किसको गिवन इस बार दिया गया है? तो जो इसरो के चीफ है के सिवन। तो काफी सारे 4-5 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल, तो के वेणुगोपाल जो है उनको वापस रीअपॉइंट किया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड तुषार मेहता जो है उनको अपॉइंट किया गया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? होता क्या है अटॉर्नी जनरल और ये सॉलिसिटर जनरल? तो इसका आप मुझे आंसर नीचे कमेंट सेक्शन बताओ। नाम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए, के वेणुगोपाल एंड तुषार मेहता। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे तो स्पोर्ट्स अड्डा जो ब्रांड है, स्पोर्ट्स अड्डा ने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया किसको? बहुत ही फेमस क्रिकेटर जो रह चुके हैं ब्रेट ली। तो ब्रेट ली हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर हु विच कंपनी? स्पोर्ट्स अड्डा। इसके बाद अगर हम देखें तो HCL टेक्नोलॉजीज की जो न्यू चेयरमैन है वो कौन बनी है? वो बनी है रोशनी नाडर मल्होत्रा, जो अब लीड करेंगी पूरी की पूरी HCL टेक्नोलॉजीज से। तो आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई इससे पहले कौन थे चेयरमैन HCL के। आपको हिंट दे देता हूं कि जो इससे पहले चेयरमैन थे उन्हीं की डॉटर है रोशनी नाडर मल्होत्रा। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ HCL के प्रीवियस चेयरमैन कौन थे। इंडिया की फर्स्ट किसान रेल जो है वो फ्लैग ऑफ हो गई है। तो जो पीयूष गोयल है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट किसान रेल जो है वो लॉन्च कर दिया, एक तरह से रिलीज हो गई है, फ्लैग ऑफ हो गई है। कहां से? महाराष्ट्र से बिहार तक। ठीक है, और ये फर्स्ट एवर ऐसी ट्रेन है जो फ्रूट्स को कैरी करेगी, पोमीग्रेनेट हो गया, बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया एंड वेजिटेबल्स को कैरी करेगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट किसान रेल जो है वो कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन गई, उसका पर्पस क्या है? टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एंड इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का भाई एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है। वो डिसीजन ये है कि जो डॉटर्स है उनका भी इक्वल बर्थ राइट होगा इनहेरिट प्रॉपर्टी में। तो भाई पहले ये चीज क्लियर नहीं थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया। एक आइकॉनिक जजमेंट है, एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि डॉटर्स विल हैव इक्वल इनहेरिटेंस राइट एज ऑफ सन। तो सन्स के इक्वल जो डॉटर है उनको भी इक्वल राइट्स मिलेंगे इन व्हाट? इन प्रॉपर्टीज ऑफ फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर्स, जब से ये कोड हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये लैंडमार्क डिसीजन है, जिसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेरियस एमबीए एग्जाम्स में। इसके बाद अगर हम बात करें तो केरला जो है वो इंडिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर को सेटअप कर रहा है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कहां पे सेटअप हो रहा है, क्यों सेटअप हो रहा है। भाई एक तरह से आप बोल सकते हो वुमेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ताकि भाई जो वुमेन है वो एक तरह से एंटरप्रेन्योर बने, वो खुद ट्रेडिंग बिजनेसेस करे एंड इस तरह से हमारी कंट्री की ग्रोथ हो। तो भाई ये जो है इंडिया का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर है जो बनने वाला है। एंड कहां पे बनने वाला है? ये केरला में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका में, उन्होंने भाई लैंडस्लाइड विक्ट्री अचीव करी है जो अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हुए थे वो हुए थे 5 अगस्त 2020 को, जिसमें भाई 225 मेंबर्स इलेक्ट होने थे, 16 पार्लियामेंट थी।
और जो आपके श्रीलंका के प्रेसिडेंट है महिंदा राजपक्सा, इन्होंने भाई 145 सीट्स जीत ली, जिसका मतलब ये है कि इनकी 2/3 मेजोरिटी है एंड फिर से इनकी गवर्नमेंट बन गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन श्रीलंका में नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो WHO जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अफ्रीका को जो डिजीज थी वाइल्ड पोलियो वायरस से, और बोला है कि अफ्रीका अब इससे फ्री हो चुका है, मतलब अब अफ्रीका में वाइल्ड पोलियो के केसेस नहीं आते। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि WHO ने किसे रिसेंटली डिक्लेयर किया है वाइल्ड पोलियो वायरस फ्री, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अफ्रीका को कौन से डिसीज से अभी फ्री डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, भाई आईसीसी हर साल एक हॉल ऑफ फेम निकालता है जिसमें वो कुछ स्पेशल क्रिकेटर्स को ऐड ऑन करता रहता है। तो इस साल जो क्रिकेटर्स ऐड हुए हैं वो हुए जैक काली जो साउथ अफ्रीका से है, लीजा जो ऑस्ट्रेलिया से है, और जहीर अब्बास जो पाकिस्तान से। तो इन तीनों को ऐड कर दिया गया किसमें, हॉल ऑफ फेम में। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर वाज नॉट इंडक्टेड इनटू आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। तो आपको ये पता होने चाहिए कि ये तीन लोग हैं जो है, ताकि जो फोर्थ ऑप्शन है उसको आप टिक करके एलिमिनेट कर पाओ। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का टाइटल मिला है इंडिया को फिर से। तो आप देख सकते हो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। भानु प्रकाश जो हैदराबाद से हैं, इन्होंने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीता है किसमें, मेंटल कैलकुलेशंस वर्ल्ड कप में। तो मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप हुआ था और इस वर्ल्ड कप में इनको गोल्ड मेडल मिला, और गोल्ड मेडल के साथ साथ इन्होंने भाई बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिए जो मैथ जीनियस पहले रहे हैं शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग के। तो काफी बड़ी एक अचीवमेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन है जिन्होंने वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर का टाइटल जीता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यंगेस्ट ऑथर टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, तो कौन है जिसको मिला है इस साल इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वो है लूकस रेजनेवेल्ड। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किसको इस साल इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है एंड कौन सी बुक के लिए मिला है। तो बुक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये यंगेस्ट ऑथर बन गए हिस्ट्री में। तो ये भाई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हु रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट ऑथर टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो आपसे यहां पे नाम पूछा जाएगा, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक के लिए मिला है। तो आपका आंसर होना चाहिए द डिस्कम्फर्ट ऑफ एवरीथिंग। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है एमडी और सीईओ जो एचडीएफसी का नेक्स्ट बनेंगे। तो भाई अभी तक जो आपके एचडीएफसी के एमडी और सीईओ थे वो थे आदित्य पुरी, लेकिन उनका टेन्योर फिनिश हो गया है। तो अब जो है आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है शशिधर जगदीशन को, जो अब एचडीएफसी को लीड करेंगे। तो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एचडीएफसी बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो 3 इयर्स के लिए ये अब यहां पे एचडीएफसी बैंक को लीड करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आपके जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो चेंज हो गए हैं। तो मनोज सिन्हा जो सीनियर बीजेपी के लीडर हैं, इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया है कहां का, जम्मू एंड कश्मीर का। और वो किसको सक्सीड करेंगे, गिरीश मुर्मू को। तो अभी तक गिरीश मुर्मू थे, लेकिन अब जो है वो जेएनके के एलजी है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि लद्दाख के एलजी कौन है, करंट एलजी लद्दाख के कौन है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका आईएएस का एग्जाम कराता है, इसके अलावा बहुत सारे अदर एग्जाम्स भी कराता है, उनके जो चेयरमैन हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी नए यूपीएससी चेयर बन रहे हैं एंड वो किसको सक्सीड करेंगे, अरविंद सक्सेना को। तो आपसे यही क्वेश्चन 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है कि यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, या प्रदीप कुमार जोशी कौन सी पोजीशन पे अपॉइंट हुए हैं, किसको वो सक्सीड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, कौन, अश्वनी भाटिया। तो अश्वनी भाटिया जो है वो भाई रिज्यूम करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी एसबीआई में, और वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को हैंडल करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप वही है जिसका बिग बाजार है। तो आरआईएल ने पूरा का पूरा जो बिग बाजार है, फ्यूचर ग्रुप है, उसका जो रिटेल बिजनेस है उसको एक्वायर कर लिया है। तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड जो सब्सिडरी है किसकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, उसने अनाउंस करा है कि भाई जो भी फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस है वो पूरा का पूरा इन्होंने एक्वायर कर लिया। किस अमाउंट पे, अराउंड 24,000
करोड़ में, ठीक है। रखते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नोबेल प्राइज की। तो नोबेल प्राइजेस 2020 बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछी जाती है। आपसे पहला क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है कि कौन सी फील्ड में आपको नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज आपका पीस में मिलता है, इकोनॉमिक साइंस, लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मेडिसिन में दिया जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस साल 2020 के विनर कौन है। तो 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वो मिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। इकोनॉमिक साइंसेज में जो नोबेल पीस प्राइज नोबेल प्राइज मिला वो मिला पॉल मिग्रोम एंड रॉबर्ट विल्सन को। लिटरेचर में आपको मिला लुइस ग्लुक को। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एमिली एंड जेनिफर को। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो रॉजर पेनरोस, गेंजल एंड एंड्रिया को मिला है। एंड फिजियोलॉजी या मेडिसिन की बात करें तो हार्वी माइकल एंड चार्ल्स को मिला है। अब इसी क्वेश्चन को और भी वैरायटी से पूछा जा सकता है, बहुत बार हमने प्रीवियस एग्जाम्स में देखे हैं, लास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहा हूं, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज नॉट रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो नॉट कर देगा तो वो आपको 3 नाम तो ये देगा, एक नेम आपको अलग से देगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि नोबेल प्राइज की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्यों मिला है, कैसे मिला है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल गए हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला था। आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता रहा हूं सो दैट आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए, आपकी नॉलेज बिल्ड हो जाए। फर्स्ट नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला था, ठीक है। नोबेल प्राइज जो मिलता है वो किसके बेसिस पे मिलता है, कौन किसने ऐसा क्या किया था कि नोबेल प्राइज दिया जाता है। उसके बाद आप मुझे बताओ कि नोबेल प्राइज सारे के सारे होते जो हैं वो एक ही जगह पे मिलते हैं एक्सेप्ट वन। एक नोबेल प्राइज ऐसा होता है जो उस पर्टिकुलर सिटी जगह पे नहीं दिया जाता, कहीं और दिया जाता है, वो कौन सा नोबेल प्राइज है, ठीक है। तो ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में आइडिया है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो एनएसओ का सर्वे और नेशनल सैंपल सर्वे जो हुआ था, जो कंडक्ट किया था किसने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, उसमें जो लिटरेसी चार्ट आया है उसमें अगेन जो केरला है वो टॉप पे है, 96.2% लिटरेसी रेट वहां पे है। एंड आंध्र प्रदेश का सबसे कम आया है 66.4%। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कहां की कितनी लिटरेसी रेट रही है। तो केरला 96.2, दिल्ली 88.7, उत्तराखंड 87.6, हिमाचल 86.6 एंड असम 85.9, ये टॉप पे रहे हैं। अगर आप बॉटम में देखोगे तो आंध्रा 66.4, राजस्थान 69.7, बिहार 70.9, तेलंगाना 72.8 एंड यूपी 73। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट अपडेट है। एंड ये भी पता होना चाहिए जो ये पूरा का पूरा सर्वे होता है या कौन सा सर्वे होता है, नेशनल सैंपल सर्वे, और कौन कंडक्ट करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है एफडीआई लिमिट। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपका डिफेंस सेक्टर था उसमें पहले 49% थी, अब ये इंक्रीज होकर कितनी कर दी गई है, 74%। इसका मतलब जो एफडीआई आ सकता है किसी डिफेंस सेक्टर के प्रोजेक्ट में वो 74% तक आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसा पूछा गया पिछले सालों में अलग अलग एग्जाम्स में कि इस वाले सेक्टर में जो लिमिट है एफडीआई लिमिट वो कितनी हो गई है, अब 100% हो गई, 75% हो गई, 50% हो गई, कितनी हो गई, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, भाई इंडिया की पहली कंपनी जिसने 200 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन टच किया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है आपका जो कंपनी का टोटल वैल्यूएशन है, मतलब जितने कंपनी के शेयर है मार्केट में मल्टीप्लाइड बाय जो उसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली इंडियन कंपनी कौन सी है जिसने 200 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन टच किया है। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो टीसीएस है, इंफोसिस है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, नीचे मुझे कमेंट में बताओ कि भाई दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी कौन सी है, मतलब पूरी दुनिया में हाईएस्ट मार्केट कैप कौन सी कंपनी का। भाई इंडिया का तो मैंने आपको बता दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली कंपनी जिसने टच किया। पूरी दुनिया में हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन सी कंपनी की है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज इस बार किसको मिला है, वो आपका मिला है सर डेविड को, जो कौन एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर है। तो इनको कॉन्फर किया गया कौन सा अवार्ड, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जो है जिन्होंने राफेल को उड़ाया है वो कौन बन गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। तो शिवांगी सिंह बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई द राफेल कॉम्बैट
एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि पहली वुमेन फाइटर पायलट कौन रही जिसने राफेल को उड़ाया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, शिवांगी सिंह। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो जापान है उसमें नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, तो जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे, भाई उनकी तबियत खराब थी, उनके हेल्थ प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। एंड जापान क्योंकि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पूरी दुनिया उसको देखती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो वो बने आपके योशिडी सुगा। ठीक है, तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज लिख लेना। इसके बाद अगर हम देखें तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में जो अडानी ग्रुप है, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, उनका जो एक एग्रीमेंट हुआ है उसमें 74% जो आपका मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है उसकी अथॉरिटी उनको मिल गई है। उसको आप छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पोप फ्रांसिस, जो पोप फ्रांसिस है उनकी बुक आ रही है, बिकॉज पोप फ्रांसिस एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी होती है, पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड होती है, इसलिए उन्होंने एक बुक लिखी है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। बुक कौन सी लिखी है, लेट अस ड्रीम। तो ये जो लेट अस ड्रीम बुक है ये लॉन्च हो रही है दिसंबर 2020 में। इस बुक में काफी सारी डिस्कशंस हैं जो रिलेटेड है डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में, एंड उन्होंने बताया है किस तरह से एक बेटर फ्यूचर की तरफ आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है इंडिया का, इनके जो नए चेयरमैन है वो अपॉइंट हुए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी जगह आपसे पूछा जा सकता है कि नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं एसबीआई के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार खरा। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसको रिप्लेस किया है, तो रिप्लेस किया है रजनीश कुमार को। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने 100 रुपीज का कॉइन लॉन्च किया है, तो 100 रुपीज का कॉइन लॉन्च किया है, तो आपसे पूछा जा सकता है क्यों लॉन्च किया है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है किस इवेंट पे लॉन्च किया है, तो वो 100th बर्थ एनिवर्सरी किसकी, विजय राजे सिंधिया, जो एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है भारतीय जनता पार्टी की, तो उनको एक तरह से आप बोल सकते हो एक ऑनर देने के लिए वो एक 100 रुपीज का कॉइन जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब ये आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि विजय राज सिंधिया की जो 100th एनिवर्सरी थी उसमें क्या स्पेशल इवेंट हुआ था, 50 रुपीज का कॉइन, 75 रुपीज का कॉइन, 100 रुपीज का कॉइन, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, 100 रुपीज का कॉइन लॉन्च किया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो चाइना टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस। भाई एस्ट्रॉइड आपको पता है जो स्पेस में भाई बहुत बड़े बड़े जो आप कह सकते हो एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में उड़ते रहते हैं, कुछ इस तरह के एस्ट्रॉइड्स होते हैं, तो उसको माइन करने के लिए रोबोट जा रहा है कहां पे, स्पेस में, और कौन लॉन्च कर रहा है, चाइना लॉन्च कर रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी कंपनी इसको भेज रही है, तो कंपनी का नाम है ओरिजिन स्पेस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि एस्ट्रॉइड माइनिंग करनी है, एस्ट्रॉइड माइनिंग करके हमें यह पता करना है कि इन एस्ट्रॉइड्स में क्या कुछ ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हो सकते हैं जो हमारे अर्थ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मिशन जो ये गोल, ये जो पूरा मिशन कंडक्ट हो रहा है, इसका जो गोल है वो यही है कि एस्ट्रॉइड की माइनिंग करके हम चेक करेंगे क्या क्या इसके अंदर होता है, किस तरह से बना होता है, ताकि हम उसमें से कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब रिकॉग्नाइज हुआ था, ऑब्जर्व हुआ था सितंबर 21 को, तो आपको डेट पूछी जा सकती है 21 सितंबर। एंड आपसे पूछा जा सकता है कि इस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम क्या थी, तो इस बार जो थीम थी वो थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एमी अवार्ड, तो एमी अवार्ड एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो दिए जाते हैं, यहां पे जो आपको आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज कैटेगरी में अवार्ड मिला है वो किसको मिला, वो मिला सक्सेशन को। तो सक्सेशन वॉन एमी अवार्ड 2020 इन आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज कैटेगरी, एंड इस पर्टिकुलर शो को 5 अवार्ड्स मिले हैं। कौन से अवार्ड्स थे ये, 72nd एमी अवार्ड्स थे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा नंबर था, तो आपको पता होना चाहिए 72 नंबर था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया जो है वो रीब्रांड हो गए, अब वो बन गए वी। तो वोडाफोन रीब्रांड ने अपने आप को पूरा मर्ज करके एक छोटा सा ब्रांड, एक छोटा नाम रखा है, ताकि लोगों के बीच में ब्रांड रिकॉल ज्यादा इंक्रीज हो, लोगों के बीच में एक थोड़ी सी कंसेसिंग हो जाए कि हाँ ये ब्रांड है, वोडाफोन अलग नहीं रहेगा, आइडिया अलग नहीं रहेगा, दोनों मिलकर अब वी बन गए हैं। और इस वी को अगर आप देखोगे स्पेलिंग है वी आई, बट हम इसे प्रोनाउंस करते हैं WEV, इसका मतलब हम सब टुगेदर। तो एक तरह से ब्रांडिंग एक्टिविटी है ताकि मार्केट में एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी जाए एंड लोगों के साथ कनेक्शन और बेटर हो चुके। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर ज्वाइन करा है। अगर आपको पता हो जो आपका
इलेक्शन कमीशन होता है उसमें आपके टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो राजीव कुमार जो है ही टुक चार्ज एज इलेक्शन कमिश्नर नाउ, एंड इनके साथ साथ कौन और है बाकी दो, एक है सुशील चंद्रा और जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा। तो जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है उसमें आपका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो और होते हैं इलेक्शन कमिश्नर जो साथ में काम करते हैं। तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन है अभी करंटली, वो है सुनील अरोड़ा, एंड बाकी दो कौन है, सुशील चंद्रा एंड राजीव कुमार। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्शन कमिश्नर। अब आप नॉट वाला आंसर तभी दे पाओगे जब है वाले आपको पता होंगे। तो तीनों नाम लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर हम देखें तो जो कैबिनेट है उन्होंने एक मिशन को अप्रूव किया, उस मिशन का नाम है मिशन कर्मयोगी, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। इसमें क्या करना है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको भाई ग्राउंडेड रहे, उनको एक इंडियन कल्चर के बारे में नॉलेज देना ताकि वो लोग बेस्ट प्रैक्टिस बेस्ट तरीके से अपना काम कर सकें। इस तरह से इस मिशन कर्मयोगी को बनाया गया है। तो आपको भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन कर्मयोगी, तो आपको पता होना चाहिए फॉर बिल्डिंग सिविल सर्विसेज कैपेसिटी इन इंडिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया और यूएस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा एग्रीमेंट, क्योंकि इस एग्रीमेंट से क्या हुआ है, जो दोनों कंट्रीज की मिलिट्रीज है वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकती है, जो सैटेलाइट डेटा होता है, जिससे भाई हमारे पास काफी ज्यादा एक एडवांटेज आ जाता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे पास सैटेलाइट डेटा होगा जिससे हम अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछने के चांसेस हैं कि उस एग्रीमेंट का नाम क्या है, या बीईसीए का फुल फॉर्म क्या है, या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लेना अपनी नोटबुक में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, ये अवार्ड इस बार किसे मिला, ये मिला जीएचई को, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को। एंड इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, ये इसलिए दिया गया क्योंकि जो इन्होंने एफर्ट्स करे थे ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक क्लाइमेट चेंज के लिए, उसको देखते हुए यूएन ने इन्हें ये अवार्ड दिया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये अवार्ड किसको दिया गया है, या फिर आपको बोला जा सकता है जीएचई को कौन सा अवार्ड इस साल मिला है एंड किस पर्पस के लिए दिया गया है वो अवार्ड। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इंडिया की जो रैंक है काफी पुअर आई है, 94th पोजीशन आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आउट ऑफ 107 कंट्री, जिसका मतलब है इस रैंकिंग की वजह से इंडिया को कहां पुट कर दिया गया, सीरियस हंगर कैटेगरी में। मतलब हमारी कंट्री में पॉवर्टी, जो इतने लोग हैं जो भूख से भाई इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ये बढ़ता ही जा रहा है, एंड इस वजह से इंडिया को सीरियस हंगर कैटेगरी में रख दिया गया। एंड अगर आप देखना चाहते हो इसमें टॉप पे कौन सी कंट्रीज है, तो आप देख सकते हो बेलारूस, चाइना, टर्की, क्यूबा, कुवैत, यूक्रेन, ये सब यहाँ पे टॉप पे है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो नासा है आपका, वो क्या प्लान कर रहा है, वो कह रहा है कि मून के ऊपर सेल्यूलर नेटवर्क कराएंगे। जैसे हमने देखा भाई इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आपने देखा टावर्स होते हैं, सेल्यूलर नेटवर्क होता है, उसी तरह से ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि मून पे बनाए। तो इसके लिए नासा ने पार्टनर किया है, कोलैबोरेट किया है, किसके साथ, नोकिया के साथ, जिसकी हेल्प से वो क्या करेंगे, मून के ऊपर पूरा का पूरा सेल्यूलर नेटवर्क बनाएंगे, जिसके बाद और भी ज्यादा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन प्रेजेंस है मून के ऊपर, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नासा ने नोकिया के साथ पार्टनर किया तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बिल्ड फर्स्ट एवर सेल्यूलर नेटवर्क। या फिर कौन सी कंपनी के साथ पार्टनर किया है, तो पता होना चाहिए आपको, नोकिया के साथ। इसके बाद अगर हम देखें तो पोलैंड में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम 1945 में जो पोलैंड है कंट्री, वहां पे एक एटम बॉम्ब गिरा था, एंड उस बॉम्ब को कहां पे, मतलब जो अंडर वाटर चला गया था। तो अभी रिसेंटली क्या किया, 1945 का वो बॉम्ब था और वो अंडर वाटर था, तो पोलैंड की जो नेवी है उन्होंने भाई इस पूरे के पूरे बॉम्ब को डिफ्यूज किया कि भाई ये खत्म हो जाए। तो जो पॉलिश नेवी है इन्होंने डिफ्यूज किया इस पूरे के पूरे बॉम्ब को। तो आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो बॉम्ब था इसका नाम क्या था, तो इस बॉम्ब का नाम था टॉल बॉय। क्या नाम था इसका, टॉल बॉय। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ये कब फेंका गया था, ये कब यहाँ पे अंडर वाटर चला गया था, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। कौन सी कंट्री में था, तो हमें पता होना चाहिए पोलैंड। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हमें पता है हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराए गए थे, करेक्ट।
अब आप मुझे ये बताओ कौन सी डेट को एटम बॉम्ब गिराए गए थे, एंड इसके साथ जो दोनों एटम बॉम्ब गिराए गए थे उन दोनों बॉम्ब का क्या नेम था। तो ये नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं किसको पता है कि दोनों के दोनों एटम बॉम्ब का क्या नाम था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भाई ये एक इनिशिएटिव है जो इंडिया ने काफी सारी कंट्रीज के साथ मिलकर किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सोलर पावर है उसका बेस्ट तरीके से यूटिलाइजेशन हो। करेक्ट। तो इसके लिए इंडिया को जो है यहाँ पे री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट, एंड यहाँ पे ये प्रेसिडेंट बन गया इंडिया, एंड जो फ्रांस है उसको बनाया गया है को प्रेसिडेंट। एंड इनका टेन्योर कितना है, 2 इयर्स का टेन्योर है। तो इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सोलर एनर्जी है उसका बेस्ट टू बेस्ट तरीके से कैसे जनरेशन करे, यूटिलाइजेशन करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन के आता है किसको री इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट, इंडिया को, और को प्रेसिडेंट कौन बना है, फ्रांस। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फ्रेंच ओपन, हमें पता है कि जो आपका टेनिस टूर्नामेंट होता है उसमें मेजर आपके 4 कॉम्पिटिशंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। एक आपका होता है फ्रेंच ओपन, एक आपका होता है यूएस ओपन, एक आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एंड एक आपका होता है विंबलडन। तो अब आपके सामने ये जो 4 इवेंट्स है इसमें से जो फ्रेंच ओपन हुआ है उस फ्रेंच ओपन को किसने जीता है, राफेल नडाल ने जीता है, और किसको हराया है, नोवाक जोकोविच को। ठीक है। तो अब राफेल नडाल ने टोटल 13 फ्रेंच ओपन जीत लिए हैं, एंड टोटल ग्रैंड स्लैम कितने जीत लिए हैं, 20 जीत लिए हैं। तो जिसका मतलब ये है कि जो राफेल नडाल है वो रॉजर फेडरर के इक्वल आगे हैं, एंड दोनों के पास अब 20 ग्रैंड स्लैम है। तो अगर आप मेंस कैटेगरी की बात करोगे तो इन दोनों के पास हाईएस्ट ग्रैंड स्लैम है, दोनों अब इक्वल पे आ गए हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे पीएम है मोदी जी, उन्होंने भाई एक कॉइन लॉन्च किया है, स्पेशल कॉइन ₹75 का। एंड ये क्यों लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है इन्होंने जो 75th एनिवर्सरी थी किसकी, एफएओ की। एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस कॉइन से उन्होंने एक तरह से आप बोल सकते हो जेस्चर दिया है, ट्रिब्यूट दिया है, एंड जिससे इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इंडिया का कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है एफएओ के साथ। ठीक है। तो ये कॉइन जो होते हैं एक तरह से आप बोल सकते हो कलेक्शन के लिए होते हैं, एक तरह से ट्रिब्यूट के लिए लॉन्च किए जाते हैं। ₹100 का भी लॉन्च हुआ था, अब 75 का भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें तो भानु अथैया जो इंडिया की फर्स्ट ऐसे इंसान है जिनको ऑस्कर विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का पहला ऑस्कर विनर कौन था तो उनका नाम क्या है, भानु अथैया, एंड शी पास्ड अवे रिसेंटली एंड शी वाज 91, एंड इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए कि इंडिया से पहला ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था, एंड ऑस्कर अवार्ड का एक और नाम होता है एकेडमी अवार्ड। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ में क्यों मिला था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर है ये, बहुत ही रिनाउंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर हुआ करती थी। एंड इसके बाद इनको किस लिए मिला था, इनको मिला था 1983 में जो इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, जो मूवी आई थी गांधी, उसके लिए। ठीक है। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है जो वर्ल्ड बैंक ने अपना प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया था, स्टार्स प्रोजेक्ट। तो भाई वर्ल्ड बैंक जो है वो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है जिसमें उनका फोकस क्या रहेगा कि जो 6 स्टेट्स हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड केरला, यहां पे इंप्रूवमेंट हो, डेवलप हो ये स्टेट्स, एंड यहाँ पे क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेटर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस बन के आते हैं, क्वेश्चंस बन के आते हैं ये स्टार्स प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने। स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है तो आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी स्टेट्स इसमें कवर है, तो आपको पता होना चाहिए जो 6 स्टेट्स का नाम है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टार्स प्रोजेक्ट। तो आप नॉट वाला आंसर तभी कर पाओगे जब आपको यस स्टेट्स पता होंगी। इसके बाद अगर हम देखें तो न्यू ब्रांड नेम बना है किसका, इंडिया का प्रीमियम कुछ कॉटन है। तो इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है, अभी जो वर्ल्ड कॉटन डे हुआ था कब, 7 अक्टूबर को, उसमें जो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी, इन्होंने कहा था कि भाई इंडिया की जो प्रीमियम कॉटन है उसका जो ब्रांड नेम है, अब उसका ब्रांड नेम हो जाएगा कस्तूरी कॉटन। तो पूरे वर्ल्ड में जब भी हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी करेंगे, इसका नाम रहेगा कस्तूरी कॉटन, और इसका लोगो लॉन्च किया गया था जो इस तरह का कुछ दिखता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की जो प्रीमियम कॉटन है उसका ब्रांड न्यू नेम क्या है, तो आंसर क्या हो गया, कस्तूरी कॉटन।
सो भाई यहाँ पे हमने काफी सारी करंट अफेयर डिस्कस करी है। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा फ्रूटफुल लगी है, काफी डिटेल्ड आपका रिवीजन हो गया है। आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को 2 से 3 टाइम्स देख लेना, इसके नोट्स बना लेना। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप डायरेक्ट नोट्स चाहते हो, इंस्टाग्राम के चैनल पे चले जाओ, स्टडी बस एजुकेशन, यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको लगता है भाई वीडियो में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली है। इसके साथ ही अगर आप कोई हमारा कोर्स लेना चाहते हो, कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in। यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।